हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी सिविक्स की जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता, वह हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कष्ट उठाता है, वह कभी बदला नहीं लेता। ये किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी जी का। आगे, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मॉन्टेस्क्यू ही शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक हैं। आगे, मॉन्टेस्क्यू ने किस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आंसर होगा हमारा स्प्रिट डैश लुइस, बी ऑप्शन स्प्रिट डैश लुइस। आगे है, मॉन्टेस्क्यू किसका समकालीन था? तो लुई 14वें का समकालीन था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की निर्णायक अंतरक्रिया कहाँ होती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की निर्णयात्मक अंतरक्रिया कहाँ होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा राजनीति में। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान का आकर्षण रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लोडेन, यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे प्राप्त है? तो तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय हमारा जाता है किसको? अरस्तू को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देश विदेश की राजनीतिक और व्यवहार को समझने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो आंसर है तुलनात्मक राजनीति की। देश विदेश की राजधानी तभी तो समझ पाएंगे जब हम तुलनात्मक राजनीति को हम तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से ही देश विदेश की राजनीति और व्यवहार को समझ सकते हैं। आगे है, संघ जो है शब्द का अंग्रेजी रूपांतर फेडरेशन किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा का है। राजनीतिक यूनानी भाषा का था। आगे है, संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डायसी। आगे है, एक लिखित और निश्चित तथा स्पष्ट संविधान का निर्माण आवश्यक है। कौन से राज्य के लिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा संघात्मक राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की सरकार में व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था मात्र है? तो कौन से सरकार में है जो व्यवस्थापिका सिर्फ परामर्श देती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ निरंकुश राजतंत्र में क्या है? व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था है। आगे देखते हैं, निरपेक्ष दृष्टि से विधायिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है किंतु कार्यपालिका के मुकाबले उसकी शक्तियां अवश्य कम हुई हैं। तो आंसर हो जाएगा के सी वीर। आगे है, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन हो जाएगा अमेरिकी सीनेट। आगे देखते हैं, कार्यकारिणी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। कार्यकारिणी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा गिल क्राइस्ट की उक्ति है कि कार्यकारिणी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्राउन वैधानिक रूप से सम्राट की प्रभु शक्तियों, असाधारण अधिकारियों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सर मॉरिस एमोस का, जिसमें कहा है कि क्राउन वैधानिक रूप से सम्राट की संप्रभुयों, सम शक्तियों, साधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। आगे है, कहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा होता है? कहाँ पर राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, हमारा आंसर है यहाँ पर
तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों के राजनीतिक सम्मेलन द्वारा होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार में अंतिम एकतंत्री शासकों में है, जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती वरन वृद्धि हो सकती है। ऐसा किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोमन ने कहा है। आगे है, इस अनोखे देश छोटे देश की संस्था निस्संदेह संघीय परिषद अर्थात स्विस संघीय कार्यपालिका है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कोडिंग का है, कोडिंग का। आगे है, स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका कैसी है? तो स्विट्जरलैंड की संसदात्मक अध्यक्षात्मक का मिश्रण है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल वह पिंड है जिसके चारों ओर पिंड घूमता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ग्लैडस्टोन ने। आगे है, किस देश के प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति प्रथाओं के द्वारा हुई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन में ही प्रथाओं के द्वारा जो है देश के प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति हुई है। आगे है, किसने कहा है ये कि यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन हो, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो आंसर हो जाएगा हमारा गार्नर का है। आगे है, किसी भी देश का कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है। ये युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति हो जाएगी हैमिल्टन की नियुक्ति है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसे है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कांग्रेस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, संघीय क्षेत्र के लिए मात्र एक न्यायालयिक व्यवस्था कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल आधारशिला है। तो राजनीतिक दल किसका आधारशिला हो जाएगी? प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र जो है राजनीतिक दल आधारशिला होती है प्रजातंत्र की। आगे है, प्रतिनिधि सरकार की सफलता निर्भर करती है। तो प्रतिनिधि सरकार की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो राजनीतिक दलों पर। अगला क्वेश्चन है, दल संगठन राजनीतिक दलों को नियंत्रण करते हैं। ये किसकी युक्ति है? तो लावेल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। लावेल की युक्ति है कि दल संगठन राजनीतिक दलों को नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी जनता को दल भावना के विनिष्टकारी प्रभाव के विरुद्ध किसने चेतावनी दी थी? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त है कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। अगला है, कहाँ पर प्रजातंत्र के दबाव समूह का प्रभाव कम है? तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है, ये किसकी कथन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स रोज नाउ का। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र कौन से होते हैं? तो प्रमुख पात्र जो हैं वो होते हैं राज्य। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर राज्य से संबंधित जहाँ पर भी राज्य है वो कंट्री से, देश से संबंधित है। आगे है, स्वतंत्र राज्यों के परस्पर संबंधों का संचालन करने में अधिक महत्व है किसका? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। आगे है, पश्चिम में आधुनिक राज्यों का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? पश्चिम में आधुनिक राज्यों का जन्म होता है कौन सी शताब्दी में? तो 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीयता को समझना
वैसा ही आवश्यक है जैसा किसी भवन के सब कमरे में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक ऐसी मास्टर कुंजी का पा लेना जिसकी सहायता से वह सब कमरों को खोल सके। तो ये युक्ति किसकी हो जाएगी? वो है शार्प और कर्क की। शार्प और कर्क की है ये। आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर एक साधन मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थ का पथ प्रदर्शन करता है। तो आंसर हो जाएगा मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ यहाँ पर सही आंसर है। आगे है, भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक पक्षीय बड़े पैमाने पर चीन ने कब आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 अक्टूबर 1962 को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेश नीति द्वारा होता है जिसे सही ढंग से लागू कौन करता है? तो आंसर होगा कूटनीति। कूटनीति से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जा सकता है। आगे है, किसी एक शक्ति के साथ बुद्ध हो जाने का मतलब यह है कि हम अपना मत त्याग रहे हैं, इस नीति को भी छोड़ रहे हैं जिसका हम अनुसरण करते हैं। यह किसकी युक्ति है? तो ये युक्ति हो जाएगी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, भारत और चीन विवाद को हल करवाने के ध्येय में म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब गणराज्यों के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कब तक सम्मेलन किए थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1962 को उन्होंने सम्मेलन किए थे। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1962 तक। आगे है, 31 वर्ष बाद चीन के प्रधानमंत्री ली फंग एक उच्च स्तरीय दल के साथ सह दिवसीय यात्रा पर किस तिथि को भारत आए थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 दिसंबर 1991 को। आगे है, किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जो है चीन के राष्ट्रपति यांग शाकुंग के निमंत्रण पर 6 दिवसीय सरकारी यात्रा पर गए थे? तो ये पुराने क्वेश्चन हैं, ये इसलिए ये आने की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं इसलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 मई 1992 को। आगे है, साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू तथा उसके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण था। यह किसका युक्ति है? तो परमार की है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे, शिकागो धर्म सम्मेलन से पूर्व स्वामी विवेकानंद को धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक परिचय पत्र मिला था। किसका मिला था? तो आंसर हो जाएगा जॉन हेनरी राइट्स का। जॉन हेनरी राइट्स। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण करने की जो तिथि घोषित की गई थी वो कौन सी तिथि है? तो यहाँ पर 30 अक्टूबर 1943 को। आगे है, ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसमें क्या विश्वास व्यक्त किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं सुखी जीवन यापन कर सकेगा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 21 अगस्त 1944 से लेके 7 अक्टूबर 1944 तक। आगे है, किसकी रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न क्या स्पष्ट संकेत देता है? तो स्पष्ट जो सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है।
आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर आच्छादित हो चुके हैं तथा हमारी सभ्यता का मूलाधार बन गया है। यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा डीमॉक का। आगे है, लोक प्रशासन क्या है? तो लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 अक्षरों में समाहित लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को किसने स्पष्ट किया है? तो ये किसने स्पष्ट किया है? लूथर गुलिक ने। आगे, लोक प्रशासन की किस तत्व का केंद्रीय महत्व है? तो आंसर हो जाएगा मानवीय तत्व का। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो यह मुख्य रूप से इस कारण होगा कि प्रशासन का पतन हो गया है। ये युक्ति किसका है? प्रोफेसर डोनहम का। अगला है, किस देश में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत द्वारा व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है, प्रमुख प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्रमुख प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण करना ही प्रमुख प्रशासक का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसका समन्वय किया जाता है। किसने कहा था? तो ये कहा था लूथर गुलिक ने कहा था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, औपचारिक संगठन का आधार क्या है? यांत्रिक और परंपरावादी सिद्धांत। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, औपचारिक संगठन का आधार क्या है? तो मानवीय सिद्धांत। आगे है, प्रशासनिक संगठन का महत्वपूर्ण तरीका है। प्रशासनिक संगठन का एक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पद सोपान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल, किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यक्रमों के बीच सीधे और स्वाभाविक संचार की संख्या और क्षेत्र से है। यह किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा डीमॉक का कथन है। आगे है, संगठन की एकीकृत व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। तो आंसर है हमारा भारत। संगठन के एकीकृत का अच्छा उदाहरण भारत है। संगठन के केंद्रीकरण व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो फ्रांस में मिलता है। संगठन के केंद्रीकृत की व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण हमें फ्रांस में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता का प्रत्यायोजन जो का अर्थ है दूसरों को केवल कर्तव्य सौंपने से कुछ अधिक होता है। प्रत्यायोजन का सार है दूसरे पर स्वविवेक का अधिकार सौंपना ताकि वे व्यक्ति अपनी कर्तव्य संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर मिलेट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के कितने आधारों को स्वीकारा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 आधारों को स्वीकारा है। प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई को कहा जाता है। प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई को कहा जाता है विभाग। आगे भारत में विभागीय संगठन में कितने सोपान हैं? तो 3 सोपान हैं। आगे है, सरकार लोक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित एक संयुक्त निकाय है जिसकी शक्तियां और कार्य परिभाषित होते हैं और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट डेविज। अगला है, भारत में लोक निगमों का इतिहास कब से शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1934
1934 से, 1934 से। आगे है लोक निगम को कौन संगठित करता है? लोक निगम को कौन संगठित करता है? तो आंसर हो जाएगा संसद। लोक निगम की सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है, तो स्वायत्तता और उत्तरदायित्व में संतुलन, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व में संतुलन। अगला क्वेश्चन है ब्यूरो विभाग का मुख्य आंतरिक इकाई होता है, इसका प्रधान जो है संगठन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके निर्देशन में कार्य करता है। ब्यूरो का ढांचा एक रूप होता है जिसका निर्माण एक कार्य या संबंध कार्यों के लिए किया जाता है। यह प्रशासन की एक कार्यकारिणी इकाई होता है और विभाग जो है समन्वयकारी साधन होता है। ये किसका कथन है? तो L.D. वाइट का। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र जो है निर्णयात्मक आयोग कहाँ के संविधान की मूल विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका की। आगे देखते हैं नियामक आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही किस भाषा के शब्द से निर्मित हुआ है? यूनानी शब्द है से निर्मित हुआ है। आगे है नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। आगे है लोक सेवाओं के स्तर और योग्यता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आंसर हो जाएगी महत्वपूर्ण भर्ती। आगे है भर्ती यानी रिक्रूटमेंट संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला है। ऐसा किसने कहा है? तो स्टाल ने कहा है, स्टाल ने ऐसा कहा है। यह कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पुरस्कार तथा संभावी पुरस्कार के रूप में प्रत्यक्ष महत्व रखती है। वास्तविक पदोन्नति एक पुरस्कार है जबकि पदोन्नति का अवसर संभावी पुरस्कार है। ये युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति हो जाएगी प्रॉक्टर की युक्ति है। बजट जो है किस भाषा के शब्द से बना है? बजट जो है फ्रांसीसी भाषा से बना है। आगे है प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लेख जारी करने का विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 32 और 226 अनुच्छेद। इसके तहत जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 226 और जो 32 और 226 के तहत। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी प्रैक्टिस सेट है मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।